आप श्रीमान राव नरवीर सिंह जी को हरियाणा रत्न की उपाधि से सुशोभित करते हैं, सम्मानित करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने आज अहीरवाल की रानी मेरी प्यारी रेवाड़ी के वीर सावरकर उद्यान में अपने कर कमलों से जो अखंड भारतवर्ष द्वार का शिलान्यास किया है, निकट भविष्य में भारत फिर अखंड भारत बनेगा, आपने उसी की आधारशिला इस उद्यान में रख दी है। माननीय मंत्री जी, वीर विनायक दामोदर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने समुद्र में आज़ादी का जंप मारा, 2 जन्मों का कारावास मिला, काला पानी में 10 साल कोल्लू चलाया, मात्र 7 फुट की चौड़ी कोठड़ी में 10 साल बंद रहे। उन्होंने अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए जीवन के 83 वर्ष संघर्ष किया। उन्हीं वीर सावरकर की याद में वीर सावरकर उद्यान रेवाड़ी में अखंड भारतवर्ष द्वार बनेगा एवं सावरकर गैलरी बनेगी। इसमें वीर सावरकर का पूरा जीवन दर्शन होगा, जिसमें सावरकर को समुद्र में जंप मारते हुए, कोल्लू चलाते हुए, जेल की कोठड़ी में, भगूर नासिक में जैसा उनका घर है वैसी गैलरी बनेगी, जो पूरे भारत में यही होगी। पूरे देश के लोग देखने आएंगे। युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को सावरकर जयंती पर ही किया था। मोहन भागवत जी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की इच्छा प्रकट की है। माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी, पिछले 10 वर्षों से निरंतर आपका बहुमूल्य सहयोग रेवाड़ी सावरकर मंच को मिल रहा है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी जय हो। भारतवर्ष फिर अखंड होगा, भारतवर्ष फिर अखंड होगा, आज नहीं तो कल, और श्रीनिवास केसरिया बदले सबसे आगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भेंट करता उद्यान समिति के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता और मंच के सभी सदस्य 28 मई बृहस्पतिवार 2026। मैं आचार्य जी से, अध्यक्ष सोमानी जी से और रिपुदमन गुप्ता जी, इस त्रिवेणी से आग्रह करूंगा मंत्री जी को ये अभिनंदन पत्र भेंट करें और आपकी जोरदार तालियां आए इस अभिनंदन पत्र में। ये वीर सावरकर मंच की भावनाएं आचार्य जी ने मंच से रखी कि हम अहीरवाल के प्रथम विधायक की उस वंश परंपरा और राजनीतिक और सामाजिक जो जिम्मेवारी है, विरासत है, उसके पक्षधर पोषक और सजग प्रहरी को अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। हमारे यशस्वी विधायक इस महायज्ञ में आहुति डालने आए हैं, हम उनके भी विशेष रूप से आभारी हैं। और अब मैं वीर सावरकर उद्यान समिति के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। शाब्दिक अभिनंदन रिपुदमन गुप्ता जी। व्यस्त समय से निकालकर अपने मंत्री जी पधारे और यहाँ पर विधायक जी भी बिल्कुल चंडीगढ़ थे, बिजी थे, फिर भी उसके बाद ये पहुँचे हैं। और आप सभी लोग भी जो भी अपने सुबह के समय में व्यापार का टाइम होता है, फिर भी आप सब समय पर निकाल के आए हैं, क्योंकि ये अपने शास्त्री जी का सपना है कि भाई यहाँ पर एक अखंड भारत द्वार बने। उसके लिए आप सब लोग इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिस जोश और उसके साथ आए हैं, आपका मैं हृदय से सब लोग धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे गुरुजी ने सपना देखा है, उसके लिए सभी लोग अपने अपने तन मन धन से सहयोग करते हुए इस कार्य को निर्विरोध संपन्न कराते हुए आगे भी भविष्य में इसके लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रिपुदमन गुप्ता जी। मंत्री महोदय को कुछ अन्य कार्यक्रमों और एक जरूरी बैठक में जाना है,
हम उनके आधे घंटे में ही सारी बातें करना चाहते हैं। आपने उस भावना का सम्मान किया। अब मैं मंच से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अच्छा आचार्य जी का आदेश है कि एक 1.25 मिनट की रचना है वो पहले रख दी जाए। आप सब उस रचना को गाएंगे मेरे साथ। आपने इतना गाना है, हम द्वार बनाएंगे। आचार्य जी सहमत? हम द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे, हम रेवाड़ी को अखंड हिंद आधार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे। इधर से आवाज कम आ रही है। द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे। मंत्री जी ने और विधायक जी ने जो आधारशिला रखी है वो द्वार कैसा होगा? सुनो द्वार पर अंकित होंगी सारी कथा कहानी। कौन जुता था कोल्हू में, क्यों झेला काला पानी। उम्र कैद क्यों दो दो पाई, कौन अमर बलिदानी। सदा अखंड भारत के खातिर दी किसने कुर्बानी। वीर विनायक सावरकर का सार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे। गाइए, हम द्वार बनाएंगे। भारत माता के सपनों के हम अरमान सजाएं। इस छोटी सी बगिया में हम हिंदुस्तान दिखाएं। वंदे मातरम की फिर तान गुंजाएं। दुनिया आए जिसे देखने वो उद्यान बनाएं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की धार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कैसे हुआ। ये रेवाड़ी के एक पत्र से हुआ, उसका उल्लेख करता हूं। मुगल गार्डन था दिल्ली में, अब उद्यान हुआ है। जिस चिट्ठी पर हुआ फैसला उसका मान हुआ है। श्रीनिवास को अखंड द्वार का मन में भान हुआ है। रेवाड़ी का द्वार राष्ट्रीय स्वाभिमान हुआ है। कहे नाड़ियां मिलकर सब नर नार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे, हम द्वार बनाएंगे। बोलिए भारत माता की। और अब मैं उन 9 लोगों को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए की दान राशि अपनी नेक कमाई में से इस द्वार के लिए दी है। वो मंच पर आए। मंत्री महोदय और विधायक महोदय उन्हें चित्र और माल्यार्पण करके अभिनंदन एवं स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर रमेश यादव जी, ये सभी आचार्य श्रीनिवास के शिष्य हैं। डॉक्टर रमेश यादव जी शिव चौक वाले। श्री महिपाल यादव जी, महिपाल जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां कि भव्य द्वार बने, वीर भूमि रेवाड़ी का नाम देश भर में रोशन हो। श्री पवन गुप्ता जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। पवन गुप्ता जी मंच पर ही हैं, हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए अलग से दिए। श्री भगवान यादव जी, दिल्ली में आप टीचर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी मंच से जुड़े हैं। आचार्य जी के परम प्रिय शिष्यों में शामिल हैं। श्री भगवान यादव जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। सीए अमित वर्मा एक नौजवान है, उस इसलिए भी शामिल किया गया है कि सामने उसका वो घर है, वो पानी की टंकी रखी, तो छत से भी की देख रेख रखेगा, पार्क ठीक है कि नहीं, उद्यान ठीक है कि नहीं।
ये श्री भगवान यादव जी हैं, जोरदार तालियां आपकी आए। अमित वर्मा जी, एक युवा उत्साही नौजवान, 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने दी है। ब्रिजलाल गोयल जी, जिन्होंने ये राशि अभी अभी दी है, ये छपते छपते कॉलम में नाम जुड़ा है। आचार्य जी, आपकी जानकारी के लिए अभी अभी 1 लाख रुपए की अच्छा, आचार्य जी कह रहे हैं इसको 5 लाख बोल। आइए आइए साहब, स्वागत आपका। ब्रिजलाल गोयल जी रेवाड़ी के जाने माने हैं, और आचार्य जी ने इसको 1 लाख को 5 लाख कर दिया। एक बार जोरदार तालियां आपके हैं। समिति के हमारे डॉक्टर नरेंद्र यादव जी कलावती हॉस्पिटल से कोई और प्रतिनिधि हो, और हमारे समिति के 2 प्रतिनिधियों को सम्मानित करके हम सबको अलंकृत समझेंगे। रिपुदमन गुप्ता जी और सुरेश जाजोरिया जी, 2 आ जाएं, एक अध्यक्ष और एक महासचिव, ये सम्मान ग्रहण करें। समिति में 51 लोग हैं, 51 का सम्मान आप ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगा सुरेश जाजोरिया जी, जो हमारे महासचिव हैं इस समिति के, वो आए और वो ये सम्मान ग्रहण करें। आप आ जाए। और इस यात्रा में मैं निवेदन करूंगा, दीपा भारद्वाज जी भी 51,000 रुपए की एक दान राशि भेंट कर रही हैं। उनको इस यात्रा में, बिटिया आप आ जाएं या मम्मी को भेज दें। एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानवीरों के लिए। और रिपुदमन जी का विधिवत रूप से सम्मान एक बार नए सिरे से अपने साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बागडोर इन्होंने ही संभाल रखी है आजकल, विधायक महोदय। और मम्मी बेटी का सम्मान भी इस कड़ी में आचार्य जी करवा रहे हैं। प्रधान जी आप आएं और मंत्री महोदय का कृपया जल्दी से सम्मान करें, और उसके बाद विधायक महोदय और मंत्री महोदय को अपना संदेश इस मंच से रखना है। दीपा भारद्वाज जी समाज और राष्ट्र को समर्पित ये परिवार रहा है, और हमारी बेटी भी उन संस्कारों को आगे बढ़ा रही है। कृपया जल्दी से इस पक्ष का संपादन करें। और अब मैं माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो इस संस्था से पिछले 30 वर्षों से जुड़े रहे हैं, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर्याय क्रांतिवीर वीर सावरकर जी के कार्यक्रमों में निरंतर। और इस समय रेवाड़ी के जाट समाज की ओर से ये अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है मंत्री महोदय का। और माननीय विधायक महोदय से मेरा आग्रह है कि सावरकर जी की 143वीं जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए वीर भूमि रेवाड़ी की ओर से अपना शुभ संदेश नवाजें। मरने से पहले मिट गए, मरने से पहले मिट गए हुब्बे वतन पे जो, और बादे फना रहेगा जिंदे जावेद उनका नाम। रहती सृष्टि वीर सावरकर का नाम इस अखंड भारत में सदा लिया जाता रहेगा। आज इस अखंड द्वार का शिलान्यास अवसर पे हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई अशोक सोमानी जी, वीर सावरकर मंच के संरक्षक आदरणीय श्री श्रीनिवास शास्त्री जी, हमारे ब्रिजलाल गोयल जी, राजेंद्र सिंघल जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई अनिल सैनी जी, मंच का संचालन कर रहे भाई सतवीर नाहड़िया जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि नाम बहुत सारों के उठ भी जाएंगे, लिए भी जाएंगे, और विशेषकर वो 10 लोग जो आज वीर सावरकर के अखंड गेट का निर्माण में अपना सहयोग राशि दे रहे हैं। माननीय सदस्य, आदरणीय साथियों, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, पिछले सतवीर नाहड़िया जी ठीक कह रहे थे, 30 वर्षों से हम वीर सावरकर मंच से जुड़े हुए लगातार, और इस मुहिम को कभी
मरने नहीं दिया, क्योंकि हमारे संरक्षक आदरणीय श्रीनिवास शास्त्री ऐसे कर्मठ और जुझारू थे। जब भी आपत्तियां आई तो इनको संभालते रहे, संस्था को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। मैं इनको साधुवाद भी देता और इनको सलूट भी करता हूं। और आपको तो पता ही है कितने सालों के बाद अब आज इस पार्क का नाम तो पहले भी एक और था, लेकिन आज इसका भी और एक इसका भव्य गेट बने और गेट के अंदर कुछ देखने को भी मिले, उसकी व्यवस्था भी करने का काम हम करेंगे। क्योंकि खाली गेट में आवागमन हो तो ये भी ठीक नहीं, अंदर इस पार्क में भी इस तरह की सुविधाएं हो ताकि लोग इसकी तरफ निरंतर उनका इंटरेस्ट बढ़े, रुझान बढ़े। और आज कोई लंबी चौड़ी बात मैंने नहीं करनी, क्योंकि राव साहब इस पे बोलेंगे विस्तार से, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। किसी भी तरह के कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएंगे तो निरंतर, क्योंकि आज तो सरकार भी आपके सामने बैठी है और मैं भी पीछे से वकालत भी करूंगा और अपना हिस्सा भी जरूर दूंगा। इसलिए 10 लाख की घोषणा इस पार्क की मैं अपनी तरफ से भी करके जाता हूं, ताकि कोई किसी तरह की कोई कसर ना हो और यहाँ प्रदर्शनी लगे और इतिहास पढ़ा जाए किस तरह से एक ही जन्म में 2 कारावास काटने का और माँ भारती की रक्षा के लिए बारंबार टुकड़े ना हो, इसके लिए ऐसे आने वाली पीढ़ियां उससे उस प्रदर्शनी से अपना संस्कार भी लेगी और आगे बढ़ेगी, ताकि वो जान सके वीर सावरकर क्या थे, किस परिस्थितियों में। मेरे से पहले वक्ताओं ने ठीक कहा था, 6 फीट की कोठरी में उन्होंने अपना जीवन यापन करा होगा किस तरह से, क्योंकि हमने तो उसको प्रत्यक्षता में देखा है, काला पानी में। और आज तो खैर वो रमणीक स्थान बना दिया सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है। अब तो लोग देखने भी जाते हैं और उस इतिहास को समझने और पढ़ने भी जाते हैं। उसमें एक फिल्म भी दिखाई जाती है, एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, वो उस गवाही देता है, एक एक स्वतंत्रता सेनानी की, एक एक योद्धा की, एक एक शहीद की वो गवाही देता है। और उस गवाही में आपको लगता होगा कि हम उनकी कहानी सुन के हमारे शरीर के जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो उन्होंने किस तरह से जिया होगा इस देश को आजाद कराने के लिए और किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे। ये आज ये प्रदर्शनी लगेगी तो रेवाड़ी की जनता को भी उसका जरूर एहसास होगा कि हम किन वंशजों की औलादे हैं, जो आज हम अपने संसाधनों में चले गए और जो देश को आजाद कराने वाले लोग थे और देश के समाज के लिए जो काम करने वाले लोग थे, उनको निरंतर हम भूलते गए। तो उनको याद दिलाने के लिए भी ये पार्क और ये प्रदर्शनी और ये गेट जरूर भविष्य की नींव रखेगा। इसी तरह से एक बार पुनः आप सब इस गर्मी के मौसम में आए, आपका सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरवीर जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने यहाँ पे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विधायक महोदय के इस उद्बोधन के बाद हमारी एक धर्म सभा दिलीप शास्त्री जी की अध्यक्षता में सनातन धर्म सभा मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहती है। आप भी जोरदार तालियों से इस सभा के साथ जुड़ें। कोषाध्यक्ष महोदय भी इस यात्रा में शामिल हैं, वो बार बार इस यात्रा से हमारे जुड़े हैं। और इससे पहले कि मंत्री महोदय अपना उद्बोधन दें, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, आचार्य श्रीनिवास शास्त्री ने आज के दिन 1970 में ये मंच गठित किया था और जौन सी जयंती होती थी उतने किलो का लड्डू बनवाते थे। आज मंत्री महोदय ये लड्डू 143 किलो का है जो प्रसाद के रूप में देना है। पहला भोग आप इस लड्डू को काटकर भारत माता के चित्र पर लगाएंगे। ऋषि जी इसमें सहयोग करेंगे, आचार्य जी सहयोग करेंगे। आज 143 किलो का ये लड्डू चुड़ावा से आया है प्रतिवर्ष की भांति। अगली बार ये 144 किलो का आए तो द्वार का उद्घाटन भी हो, ये भी हम सब के लिए महत्वपूर्ण पक्ष है। जोरदार तालियां। और अब भारत माता के भोग के साथ माननीय मंत्री महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं कि वीरों की इस पावन भूमि में वीर सावरकर जयंती पर अपना शुभ संदेश दें। माननीय मंत्री महोदय।
मंच पर विराजमान हमारे रेवाड़ी के विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी, अशोक सोमानी जी, रिपुदमन गुप्ता जी, सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और जो भी कहूँ वीर सावरकर मंच के सभी पदाधिकारीगण और आदरणीय श्रीनिवास शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन के अवसर पर कि जिनकी कहानियां हम किताबों में पढ़ते हैं, और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनकी उस जेल को देख पाऊं, लेकिन इच्छा है कि इस 2026 के साल में ही मैं सेल्यूलर देख के आऊं। जब भी समय मिलेगा 4-5 दिन का मैं जरूर जाऊंगा। भाई लक्ष्मण यादव जी पिछली योजना में इनको मौका लगा, ये देख के आए। बहुत से विधायक गए वहाँ, लेकिन पिछली योजना में विधायक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन न्योता था हमारे प्रधान जी ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि आप भी चलियो, लेकिन बस कोई कारण ऐसा होगा, जब सौभाग्य होता है तो जो महापुरुष होते हैं उनकी लेखनी, उनकी जीवनी के बारे में जब किस्मत होती तभी समय मिलता है, तो मेरा समय वो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि इस साल में इसको देखने का अवसर मिलेगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हम जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मेरे अंदाजे से कोई 1-2 आदमी होगा जिसने आजादी की लड़ाई देखी होगी, वरना सब आजाद भारत में हम पैदा हुए हैं। हमें उस गुलामी की जंजीरों का पता ही नहीं कि हमारे उन वीर शहीदों ने कितनी गुलामी सही और कितने प्रताड़ित हुए, और जब जाकर इस देश को आजाद किया, क्या सपना देखा था उन्होंने इस आजाद भारत का। आज हम एमएलए हैं, मंत्री हैं, झंडी में घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जब गुलाम भारत था तो क्या हालत थी इस देश की। और जिन लोगों ने उस समय सोचा, 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई, हेमू बकाल जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और इस अहिरवाल के बहुत से लोगों ने, चिसूल की लड़ाई हो चाहे कोई भी आजादी की और आजादी के बाद की लड़ाई हो, इस हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा के खास तौर से नौजवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तभी आजादी मिली और आजादी बरकरार रह पाई। आज उन सब लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आजादी और आजादी के बाद अपने संविधान को बचाने की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज का दिन 28 मई 2026, लेकिन एक्चुअल में मैंने जब ये टाइम दिया शास्त्री जी को, तो मैंने कहा जन्मदिन मना रहे होगे, महापुरुषों का जन्मदिन महीनों तक मनता है, तो हो सकता है 28 तारीख छुट्टी का दिन है, क्योंकि आज का ईद का भी दिन है। तो मैंने सोचा भाई शास्त्री जी ने सोच समझ के समझ रखा, लेकिन एक्चुअल में मुझे आज ही पता लगा कि 28 मई उनका जन्म दिवस है। 26 फरवरी को इनका निधन हुआ, 83 साल की उम्र तकरीबन उन्होंने जीवन पाया। और आजादी के शुरू के योद्धाओं में कितनी प्रताड़नाएं झेली उन्होंने, वो हमने एक वीडियो देखी, एक फिल्म देखी, वो यूट्यूब पे आई, वो देखकर भी दिल कांपता है। भाई लक्ष्मण यादव तो प्रत्यक्ष वहां देख के आए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देखता है, जब हम क्लासों में पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, और जब प्रैक्टिकल होता है तो ज्ञान होता है। ये प्रैक्टिकल देख के आए कि कैसी जेलें, कैसे लोहे के अंदर काल कोठरी में 2-2 सजाएं, जिस आदमी ने अपने जीवन का तकरीबन समय जेल में बिताया, उसने कैसा अपनी आजादी के लिए सोचा होगा एक छोटी उम्र में, और उन्होंने ये आजादी का बीज बोया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं परमात्मा ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया होगा। लेकिन उनकी किताब पढ़ के, उनके आचरण सुनकर आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान को ठीक रखने के लिए आप लोग भी उनके कदमों पर चले। आज मोदी जी ने भी एक सपना देखा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा हो, भारत आजाद हो, अखंड भारत बने, भारत विश्व शक्ति बने। मोदी जी ने भी नारा दिया कि 2047 में
भारत विकसित राष्ट्र बने। और उसकी परिकल्पना उन्होंने आप लोगों के ऊपर की कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ऊपर आदमी, और आज भी हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते तो कब बढ़ेंगे। साथियों, एक जमाना था जब 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो दूसरे मुल्कों के लोग सोचते थे कि भारत एक सपेरों का देश है, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए, भारत अपने लोगों का पेट भी कैसे पालेगा। और सच्चाई भी ये थी कि हमारे उत्पादन भी, खाने के सामान भी उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे कि हम अपने लोगों का पेट पाल सके। हमें गेहूं और खाद्य पदार्थ भी विदेशों से मंगाने पड़ते थे। मैं भी जब छोटा था, आजादी के बहुत साल बाद भी हमारे यहाँ गेहूं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आया करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देश के किसानों ने इस धरती का सीना चीरकर हरित क्रांति करी, और आज मैं कह सकता हूं देश अपने लोगों का भी भरण पोषण करता है, और जो हमसे गरीब मुल्क है उनमें भी अनाज की सप्लाई करता है। ये इस देश की आजादी के 70-80 साल के बाद संभव हो पाया। लेकिन विश्व शक्ति बनने के लिए अकेला किसानों पर आधारित देश नहीं रह सकता। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वो कृषि आधारित नहीं है। साथियों, कितनी शक्तियां हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों के आधार पर दुनिया में हुकूमत करती है। अमेरिका, जिसको हम विश्व शक्ति मानते हैं, वो खाद्यान्न में इतना भरपूर खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी से हथियार बनाकर दुनिया को लड़ाता है और दुनिया पर राज करता हथियार बेचकर। दिमाग हिंदुस्तान का, अमेरिका में आप जाओगे तो 40 से 50% हिंदुस्तान का साइंस